मेरे ख्याल से लास्ट वाले क्लास में कुछ क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे आई थिंक। ओके, पहला क्वेश्चन था इफ अ वेरिएबल सर्कल टचेस अ फिक्स सर्कल एंड अ फिक्स लाइन। मतलब एक वेरिएबल सर्कल है जो एक फिक्स सर्कल को टच कर रहा है और एक फिक्स लाइन को टच कर रहे हैं, तो वी हैव टू सजेस्ट द नेचर ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल। मतलब क्या है भाई, कहानी में मेरे ख्याल से एक सर्कल है ना, ये फिक्स सर्कल है और एक लाइन है, तो ये भी फिक्स्ड है ना, तो ये दोनों चीजें फिक्स्ड है। दिस इज द फिक्स सर्कल एंड दिस इज अ फिक्स लाइन। अब एक सर्कल ऐसा है जो क्या कर रहा है कि इन दोनों को टच कर रहा है, मतलब इस सर्कल को भी टच कर रहा है और इसको भी, मतलब वेरिएबल सर्कल है वो, मतलब अलग अलग तरह के सर्कल हो सकते हैं ना, देयर कैन बी वेरियस सर्कल्स। ठीक है, तो उस सर्कल को प्लॉट करते हैं, तो वो सर्कल देखो बच्चों, मतलब अबे, है ना ऐसा, ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक वेरिएबल सर्कल है, ये एक वेरिएबल सर्कल है। तो वेरिएबल सर्कल है तो इसकी दोनों चीजें चेंज होंगी, सेंटर भी चेंज होगा, रेडियस भी चेंज होगा, है ना। ये वेरिएबल सर्कल है तो इसका सेंटर भी चेंज होगा और इसका रेडियस भी चेंज होगा। ये फिक्स सर्कल है तो इसका सेंटर फिक्स और इसका रेडियस भी फिक्स होगा। तो आप देख रहे हो ना कि बहुत अलग अलग तरह से सर्कल बन सकते हैं ना, देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्कल्स जो इनको टच कर सकते हैं ना, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे। जैसे एक सर्कल इधर से भी हो सकता है ना, देयर कैन बी अ सर्कल लाइक दिस आल्सो, ऐसा। आप देख रहे हो ना, इस तरह से बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। और ये वेरिएबल सर्कल है ना, वो ये वेरिएबल सर्कल है, ये भी वेरिएबल सर्कल है जो इस लाइन को भी टच कर रहा है और इस फिक्स सर्कल को भी टच कर रहा है। तो देयर कैन बी इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स, देयर कैन बी इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स। इनके सेंटर का लोकस का नेचर बतलाना है, इनके सेंटर के लोकस का नेचर बतलाना है। तो इक्वेशन से भी जा सकते हैं। आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि सर मैंने तो इक्वेशन बना के सॉल्व किया है, तो उससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं डायरेक्टली ट्राई कर रहा हूं इसको, है ना। देखना जरा ध्यान से, देखना। जैसे इसका रेडियस मैंने बोल दिया भाई स्मॉल आर या कैपिटल आर बोल देता हूं ना, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। इसको मैंने बोल दिया, इसका सेंटर को बोल दिया सी, है ना, ये भी फिक्स्ड है। तो ये दोनों चीजें फिक्स है, ठीक है। और इसके सेंटर को हमने बोल दिया भाई C1 और इसके रेडियस को बोल दिया मैंने R1। ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, मतलब R1 भी वेरिएबल है और C1 जो सेंटर है वो भी वेरिएबल है, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये लाइन फिक्स है, ये लाइन फिक्स है। मैं क्या कर रहा हूं, एक नई लाइन बना रहा हूं, मैं एक नई लाइन बना रहा हूं जो इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन फिक्स्ड है तो इसका स्लोप फिक्स होगा, अगर ये लाइन फिक्स है तो इसका स्लोप फिक्स होगा। तो मैं एक नई लाइन बना रहा हूं जो इसके पैरेलल है, गिवन लाइन के पैरेलल है, तो उसका स्लोप फिक्स होगा, जो नई लाइन होगी उसका स्लोप फिक्स होगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, कितने डिस्टेंस पे बना रहा हूं, कैपिटल आर डिस्टेंस पे। तो आप समझ पा रहे हो कि एक नई लाइन आ गई भाई मार्केट में, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और इससे कितने डिस्टेंस पे, इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो नई लाइन आई है ये भी फिक्स होगा? क्यों ये लाइन फिक्स होगी, सुनते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज समझिएगा कि ये लाइन फिक्स है तो इसका स्लोप फिक्स है, तो यानी इसका भी स्लोप फिक्स हो गया। दूसरी बात, कैपिटल आर अगर फिक्स है तो इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे जो लाइन आएगी वो डेफिनेटली एक फिक्स लाइन होगी, है ना, वो डेफिनेटली एक फिक्स लाइन होगी। तो अब सुनना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। तो अब ये बच्चों हो गया कैपिटल आर, है ना। और इस पॉइंट को अगर मैं एम कहता हूं तो सुनना ध्यान से, C1 का, है ना, इस नई फिक्स लाइन से डिस्टेंस ये भी फिक्स है ना, तो दैट इज C1m। ये किसके बराबर हो रहा है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल r1। C1 का C से डिस्टेंस ये भी किसके बराबर हो रहा है, कैपिटल आर प्लस R1। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होंगी। मतलब C1 पॉइंट ऐसा है, सुनना ध्यान से, C1 ऐसा पॉइंट है जिसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस
और इस नई फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर है। तो आपको मैंने एक लोकस बतलाया था, एक कोनिक बतलाया था कि अगर कोई ऐसे पॉइंट मूव कर रहा हो, कोई पॉइंट अगर ऐसे मूव कर रहा हो कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। अगर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मूविंग पॉइंट है प्लेन में जिसका एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर हो, तो वो पॉइंट पैराबोला पे मूव करता है, क्योंकि उसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी है दोस्त, 1। तो ऐसा ही एक पॉइंट आप C1 को पाएंगे, ऐसा ही एक पॉइंट C1 को पाएंगे जिसका एक फिक्स पॉइंट C से डिस्टेंस और उसका एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर है। यानी ये जो पॉइंट C1 है, इसके लोकस या इसके नेचर के बारे में बोल सकते हो कि दिस मस्ट बी मूविंग ऑन पैराबोला। ये एक पैराबोला पे मूव कर रहा होगा। अगर कोई पूछे सर इस पैराबोला का फोकस कौन होगा, तो मैं बोलूंगा उस पैराबोला का फोकस ये फिक्स पॉइंट होगा। कोई पूछे वो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कौन होगा, तो बच्चों ये जो गिवन लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं है। जो नई लाइन मैंने बनाई है, जो नई लाइन मैंने बनाई है, ये है उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स, ये है उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स। ये जो गिवन लाइन थी ओरिजिनली, दैट इज नॉट द डायरेक्ट्रिक्स। द न्यू लाइन at a distance of capital R from this old line is going to be called as what, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा और ये उसका क्या हो जाएगा, फोकस। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ज्योमेट्रिकली आपको क्लियर होगा कि C1 का लोकस इज अ पैराबोला जिसका फोकस इस फिक्स सर्कल का सेंटर है और जिसका डायरेक्ट्रिक्स एक नई लाइन है जो इस फिक्स लाइन से कैपिटल आर कौन सी चीज है, रेडियस ऑफ द फिक्स सर्कल के बराबर डिस्टेंस पर है। तो क्या ये क्लियर है? क्लियर है तो लिख दीजिए, और अगर लिख लिया हो तो डन कर दीजिए। बाकी इक्वेशन, एक्सेस, ये सब बना बनू के अपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वेरिएबल सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट है ना। एक वेरिएबल सर्कल है जो हमेशा पास करता है एक फिक्स पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0 एंड टचेस द लाइन y इक्वल टू x, है ना। तो मेरे ख्याल से एक लाइन आएगी इसमें, पहले तो y इक्वल टू x वाली, और इस तरीके से बना लेते हैं। पहले ये लाइन है आपकी y इक्वल टू x, है ना। और एक सर्कल है, एक सर्कल है जो इसको टच करता है और 1,0 से, है ना, 1,0 से पास करता है गाइस। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसको टच करने वाला सर्कल और 1,0 से पास करने वाला, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आप सभी सहमत होंगे इस बात से? ये 1,0 है, तब भी पैराबोला ही होगा पीयूष। बस फिक्स लाइन और फिक्स सर्कल जब वो कर रहे होंगे, हालांकि कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। बस एक केस में थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि भाई फिक्स लाइन और फिक्स सर्कल टच कर रहे हैं ना, बट ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया है ना। तो हम जनरली स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग जनरल केसेस लेते हैं। बट ठीक है, एक केस ये हो सकता है कि भाई ये टच कर रहा है, तो इस तरह के आपको जो सर्कल्स बनेंगे दोस्त, है ना, इस तरह से बहुत बड़े बड़े सर्कल्स भी बन सकते हैं, है ना। है ना? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं और ये सब पैराबोला के ऊपर ही होगा ना, ये सब पैराबोला के ऊपर ही बनेगा, है ना। आप ऐसे बहुत सारे सर्कल इधर ही बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। अगर ये फिक्स लाइन फिक्स सर्कल को टच भी करते हैं तब भी इसका जो है लोकस वो पैराबोला होगा। बस एक केस थोड़ा सा अलग है कि मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि जैसे ये फिक्स लाइन और फिक्स सर्कल दोनों को टच कर रहा है बच्चों, है ना, फिक्स लाइन और फिक्स सर्कल को टच कर रहा है।
तो जैसे अगर कोई बोले कि इसी पॉइंट पे अगर टच कर रहा हो तो फिर लोकस डिफरेंट आएगा, है ना। कोई बोले कि सर इसी पॉइंट पे टच कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सर्कल आप सोच सकते हो जो इसी पॉइंट पे इसको टच करे। आप देख रहे हो ऐसे बहुत सारे सर्कल, इधर ही सोच सकते हो और ऊपर ही सोच सकते हो। तो इस केस में जो लोकस आएगा गाइस, है ना, जो इस केस में लोकस आएगा, जो इस केस में जो लोकस आएगा, है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ लाइन, दैट इज गोइंग टू बी अ लाइन। इस केस में देख सकते हो जितने भी आपके सेंटर्स आएंगे सबके सब इस लाइन पाएंगे। तो इन केस पीयूष आप अगर ध्यान से सुन लीजिएगा तो शायद आपको फायदा हो जाएगा, नहीं तो आप कमेंट्स लिखते रह जाइएगा, है ना। तो ध्यान से सुन लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हमने बोला कि साहब अगर मान लीजिए कि ये जो फिक्स सर्कल है ना, अगर कोई एक स्पेशल केस लेकर पूछता है कि ये फिक्स सर्कल है, ये फिक्स लाइन को टच कर रहा है, और सर्कल है ना, जो इन दोनों को टच कर रहे हैं, जैसे ये वाले सर्कल है, ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, तो अभी भी लोकस इसका पैराबोला ही बनेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा इसमें केस हो जाए कि भाई टच कर रहा है, इस फिक्स सर्कल को भी टच कर रहा है, इस फिक्स लाइन को भी टच कर रहा है, कहां पे, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस केस में जो बनेगा, जो उस केस में बनेगा सेंटर का लोकस, फिर वो ये लाइन होगा, फिर वो ये लाइन होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, फिर उसका मतलब यूनियन ऑफ लोकस हो गया, फिर ये भी लोकस हुआ और पैराबोला भी लोकस होगा, मतलब पैराबोला आपका मिस नहीं होगा, पैराबोला तो आएगा ही आएगा। जैसे आप इस केस में देख रहे थे कि पैराबोला तो रहेगा ही रहेगा, समझ में आया क्या। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस केस में एक एक्स्ट्रा लोकस भी आ जाएगा, एंड दैट विल बी दिस लाइन। क्लियर है तो देख लीजिए, और नहीं तो आगे बढ़ रहे। अच्छा, अभी नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं कि वेरिएबल सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू 1,0 एंड टचेस दिस लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब ये वाली लाइन, है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसके लोकस के बारे में पूछ रहा है, इसके सेंटर के लोकस के बारे में पूछ रहा है। तो हमने बोला सर कि इसका सेंटर मान लिया हमने h कॉमा के, है ना, हमने इसका सेंटर क्या मान लिया, h कॉमा के, सही है। लेकिन अगर इसका सेंटर h कॉमा मान लोगे तो ये इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है सेम है फिर से। तो कोई बोले सर फिर क्या हुआ लोकस, तो आप देखो ना ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इसका एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर है, हमेशा बराबर है। तो अगर एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर है, तो इस पॉइंट का लोकस बहुत ऑब्वियस है कि इट हैज टू बी अ पैराबोला, इट हैज टू बी अ पैराबोला। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में सिर्फ नेचर नहीं पूछा है, इस केस में इक्वेशन भी पूछा है, तो हमें उसको इक्वेशन भी बतलानी पड़ेगी। लेकिन नेचर अगर कोई पूछ रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए पैराबोला है ना। वैसे तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें तो नेचर पहले से समझ में आ रहा है, हम चैप्टर ही पैराबोला पढ़ रहे हैं, तो सर जो लोकस होगा वो पैराबोला ही तो होगा, और तो क्या होगा। हाँ, ये बहुत बेस्ट लॉजिक आपने सोचा है बेटा, है ना। बाकी अपन इस चीज को समझेंगे कि ये रेडियस है सर्कल के, तो ऑफ कोर्स इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है, और इस केस में फिर यही डायरेक्ट्रिक्स है, कोई नई लाइन या ऐसा वैसा कुछ नहीं, यही डायरेक्ट्रिक्स है क्योंकि इससे डिस्टेंस है और यही फोकस है उस पैराबोला का। इक्वेशन लिखना मेरे ख्याल से काफी आसान है, क्योंकि एच केस का 1,0 से डिस्टेंस लिखोगे दोस्त, तो दिस इज रूट ओवर ऑफ h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस लाइन से डिस्टेंस लिखोगे तो मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आपको पता ही है बच्चों, h माइनस के अपॉन √2, है कि नहीं। अब सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और h की जगह x, k की जगह y, तो दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर इधर 2 आ जाएगा बच्चों, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सबको इधर ले आइए। तो मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये होगा लोकस, है ना, ये होगा लोकस। देख लीजिए एक बार। कोई बोले कि अरे सर उसमें लेटेस्ट रेक्टम ही बतलाना है पैराबोला का, क्योंकि बोल रहा है ना ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, है ना, तो पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम भी निकालना है। तो यहां से निकालोगे तो बड़ी परेशानी है, हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी को यूज करके निकालोगे तो बड़ा आसान है। आपको मैंने जब पढ़ाया था तो मैं ये बतलाया था कि पैराबोला के फोकस से जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स का, याद कीजिए,
पैराबोला के फोकस से जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स का, याद कीजिए ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, दिस इज 2a। 2a मतलब लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। तो यहां पे भी जो भी पैराबोला बनेगा आप समझ सकते हैं कि उसका फोकस 1,0 है, डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोकस से इसका जो डिस्टेंस होगा, फोकस से जो इसका डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, यानी कि 2a की वैल्यू यहां पे कैसे आएगी बच्चों, 1,0 का x माइनस वाई है ना, इक्वल टू 0 से डिस्टेंस ये। तो यानी मुझे लग रहा है कि सेमी लेटस रेक्टम तो भैया आ रहा है 1/√2, यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a इज गोइंग टू बी √2। तो देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, एंड लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है √2। तो कभी भी आपको फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, आप इमीडिएटली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब लिख लिया तो डन कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। इस तरह का आर्टिकल हमने सर्कल में भी डिस्कवर किया था, सर्कल में भी देखा था कि भाई एक पॉइंट सर्कल के अंदर कब लाई करेगा, बाहर कब लाई करेगा, ऑन द सर्कल कब लाई करेगा। तो उसी टॉपिक को हमने बोला था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। सेम चीज करने वाले हैं, पता करने वाले हैं कि एक पॉइंट पैराबोला के बाहर कब आएगा, अंदर कब आएगा, या ऑन द पैराबोला कब आएगा, है ना। तो चलिए उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमने बोला क्या कि भाई एस मान लेते हैं फिर से वैसे ही कर्व को, y² माइनस 4x को कर्व को हमने मान लिया एस, है ना। और वही S1 निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां भी याद करो हमने S1 से ही बात की थी, हमने S1 से ही बात की थी। तो दिस इज y² इक्वल टू 4ax, और इसमें कहता है भाई कि एक पॉइंट जो है P यहां मान लिया है ना, अभी थोड़ी देर के लिए बाहर मान लेते हैं x1 y1, ये पैराबोला के बाहर कब है ना, अंदर कब है, ऑन द पैराबोला कब है। तो हमने बोला कि भाई P से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमने जब इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और अगर ये पॉइंट बाहर है मेरे भाई, है ना, तो एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे ये लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा, है ना। अगर ये पॉइंट बाहर है तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉपोगे मतलब गिराओगे, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये कहीं ना कहीं इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा, और वो पॉइंट हमने बोल दिया भाई Q के बराबर है। अब P और Q इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल लाइन है। तो अगर ये लाइन एक वर्टिकल लाइन है तो P और Q दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना है, मतलब ये पॉइंट भी आपका x1 ही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, क्योंकि इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है। तो हम लोग दोनों के y कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होने के कारण ये चीज y2 के बराबर आएगी, ये चीज y2 के बराबर आएगी। तो अब हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि पॉइंट P lies outside the parabola, पॉइंट P lies outside the parabola, है ना। पॉइंट P जो है वो पैराबोला के बाहर है, lies outside the parabola, कब, when y1 is greater than y2, जब y1 की वैल्यू y2 से बड़ी होगी, क्योंकि अंदर होगा तो मान लो P कोई बोले कि सर अंदर है, तो फिर ये एक्सटेंड करके काटेगा, एक्सटेंड करके, है ना, तो फिर y1 लेस देन y2 हो जाएगा। अब नीचे वाली कहानी में क्या होगा ना बच्चों,
कि जब पॉइंट बाहर होगा, है ना, बाहर होगा, तो जब आप इधर से परपेंडिकुलर बनाओगे तो यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी भाई? कि अब जो y1 है वो y2 से छोटा होगा, y1 y2 से छोटा होगा। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का लफड़ा ही खत्म। अब आप देखो यहां भी अगर पॉइंट बाहर है तो y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, और यहां भी आप देख सकते हो ये पॉइंट हो गया x1 y1, और ये जो q पॉइंट है उसका x2 x1 y2 लोगे तो अब भी देख सकते हो कि y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन की धज्जियां उड़ा देगा स्क्वायर साइन, है ना। तो यानी कि आप सोच सकते हो कि पॉइंट P पैराबोला के बाहर होगा कब? जब y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर। बट यहां अभी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आई है ना दोस्त, ये हमने बस अपने कॉमन सेंस से लिखा है कि y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर से बड़ा होगा। देख सकते हैं आप, ऊपर पॉइंट होगा तब भी ऐसा हो रहा होगा, नीचे पॉइंट होगा तब भी ऐसा हो रहा होगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब मैं दोनों साइड 4x1 घटाता हूं। क्या घटा रहा हूं? 4x1, ताकि ये s1 में बदले, है ना। तो इधर बन गया y2 स्क्वायर माइनस 4x1। तो भाई अगर y स्क्वायर माइनस 4ax है तो मैंने बताया था ना कि x की जगह x1 और y की जगह y1 रखने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है? s1। और ये पॉइंट जो है ना x1 y2, ये कर्व के ऊपर का पॉइंट है। आप देखो ना यहाँ पे ये जो पॉइंट है x1 y2 कर्व के ऊपर का है, तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब y2 स्क्वायर माइनस 4x1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। तो अगर y2 स्क्वायर माइनस 4x1 की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब कि s1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब s1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। तो क्या ये बात क्लियर है कि अगर पॉइंट बाहर है मेरे भाई, अगर पॉइंट बाहर है तो S1 पॉजिटिव होगा। S1 इक्वल टू 0 में क्या होगा? फिर से आप चेक कर लीजिएगा। S1 इक्वल टू 0 पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला। ये तो बहुत ऑब्वियस है। पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला। और अगर कोई बोलता है कि भाई S1 नेगेटिव है तो इसका मतलब एक बार फिर से पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला। पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला, है ना। तो लिख लीजिए, और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना, और लिखने के बाद एक बार डन कर दीजिएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का डन हो चुका है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दिस वाज अबाउट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। यानी इसमें आपको समझ में आ गया कि नोटेशन फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। कर्व खुद डिफरेंट है एक अलग बात है, बट नोटेशन फॉर्म में जैसे हमने सर्कल में याद किया था वैसे ही हुबहू पैराबोला में भी चल रहा है। वहां भी S1 पॉजिटिव में पॉइंट बाहर होता था सर्कल के, यहां भी S1 पॉजिटिव पे पैराबोला के बाहर ही मिल रहा है। S1 जीरो पे वहां भी सर्कल पे होता था, यहाँ पैराबोला के ऊपर है, और S1 लेस देन 0 पे जहां जैसे कि वहां पे आपने देखा था इनसाइड सर्कल था, वैसे ही यहाँ पे भी इनसाइड पैराबोला है। मतलब इन दोनों में कहीं कोई डिफरेंस जैसी चीज नहीं देखने को मिली है एक्सेप्ट द कर्व, है ना। बाकी काम वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो याद बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 एंड T2। कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 एंड T2। कोई बतला सकता है कि भाई T1 एंड T2 क्या होते हैं? अगर हम ऐसे लिखते हैं कि T1 एंड T2, व्हाट इज T1 T2, हम मतलब मीनिंग ऑफ T1 T2। कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 एंड T2 ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो कैन एनीबॉडी टेल अस कि व्हाट इज T1 एंड T2? वैसे तो मैंने सर्कल में बतलाया था इस तरह की चीज का मतलब क्या होता है, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिवर्ट बैक। तो कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 एंड T2, बताइए क्या होता है T1 एंड T2? ठीक है।
तो गाइस T1 T2 का मतलब होता है पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट जैसे वहां भी मैंने बताया था आपको कि अगर कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा है सर्कल पे, तो वहां भी मैंने बताया था कि दैट वाज पैरामीट्रिक पॉइंट। सिमिलरली यहां भी बोल रहा हूं कि अगर T1 बोल रहे हैं ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब ये इसके पैरामीट्रिक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो एक पॉइंट दिया हुआ है 81 स्क्वायर 281, एक और पॉइंट दिया हुआ है 82 स्क्वायर 282, एक और पॉइंट दिया हुआ है 82 स्क्वायर 282। तो अपन समझते हैं कि हम एक ऐसे कॉर्ड की बात कर रहे हैं जो दो पॉइंट्स T1 और T2 को ज्वाइन कर रहा है, मतलब वो दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है। मतलब T1 T2 अगर उसके पैरामीटर हैं तो वो खुद पॉइंट क्या होगा भैया 81 स्क्वायर 281, और दूसरा पॉइंट प्यारे क्या होगा 82 स्क्वायर कॉमा 282, है ना, 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड 82 स्क्वायर कॉमा 282। यानी इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखने की बात हो रही है भाई, इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखने की बात हो रही है। तो देखो इसमें सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि इसका स्लोप क्या है, याद रखना है, याददाश्त बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो हम समझेंगे कि सबसे पहले तो इसका स्लोप याद रखना है, फिर इसकी इक्वेशन याद रखनी है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ जब आप प्रॉब्लम में उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो याददाश्त और आपकी प्रगाढ़ मतलब मजबूत हो जाएगी। समझ में आएगा? तो यानी कि आपको सबसे पहले तो इन सबको याद रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, और जैसे जैसे इन रिजल्ट्स को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में तो धीरे धीरे और स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि याद करना छोड़ दें, आप तब भी इसको याद करते रहिएगा, बिल्कुल अलग से लिखकर इन सारी चीजों को याद कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त स्लोप का। तो स्लोप निकालने के लिए निकल जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसी मुगालते में रहते हैं कि यार सर उस समय निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मान लीजिए इस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसा कि आपने सर्कल स्ट्रेट लाइन अगर किया होगा होमवर्क वगैरह, या जो अभी मैं टेस्ट वगैरह ले रहा हूं अगर आप दे रहे होंगे इन केस, है ना, या कहीं के भी टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कोनिक सेक्शन के जितने सवाल हैं या स्ट्रेट लाइन सर्कल के जितने भी सवाल हैं वो देखने में भी लेंदी होते हैं और जब सॉल्व करो तो भी लेंदी होते हैं। तो अगर उनको ठीक करना है तो मल्टीपल रिवीजन्स लगेंगे, जैसा मैं पहले भी बतला चुका हूं, और दूसरा अपनी याददाश्त को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आते हैं तब भी आप बाकियों से अच्छा कर पाए, एक एडवांटेज ले पाए, उसके लिए फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी होगा। तो आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो वहां आप आगे निकल जाएंगे, बाकी लोग पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बेसिक से फॉर्मूले को निकालिएगा तो एक तो दिक्कत क्या है कि उसमें गलत भी कर सकते हैं आप, और दूसरा क्या है टाइम आपका बहुत ज्यादा लगने वाला है। समझ में आएगा? तो एक काम जरूर कीजिए कि इसको साथ ही साथ अलग से लिखकर याद जरूर करते रहिए, और जितने रिवीजन्स करेंगे कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के, उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा आपका। जैसा कि आपको पता भी है जो बच्चे इस बार जेई मेन दे रहे हैं तो उनके लिए ऐसा भी है कि भाई उन्होंने तो y इक्वल टू mx प्लस सी को भी मना कर रखा है। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल छोड़ दें, हम उसमें कम से कम क्लास रिलेशंस और कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम कर लें। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं भी अगर है तो जो बच्चे 2024 वाले में अपीयर हो रहे हैं, जो 2025 में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके पास तो एनफ समय है, वो उसको करते जाएं, जितना कर लेंगे उतना बेहतर होगा, कि ऐसा ना हो कि अगले साल कोई चीज चेंज हो जाए फिर आपकी हालत खराब होगी। ठीक है, तो अपन इस चीज को समझेंगे कि 81 स्क्वायर कॉमा 281 और 82 स्क्वायर कॉमा 282 इसके पॉइंट्स हो गए। स्लोप निकालना आसान है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि याद रखिएगा, और मैं भी इसको याद ही रखता हूं। दिस इज 2/T1 प्लस T2। याद करना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि T1 और T2 को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप लिखना है तो नीचे लिख दो T1 प्लस T2, और दो चीजों को जोड़ा है तो ऊपर लिख दीजिए 2। तो सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी कि भाई 2, क्योंकि दो पॉइंट है तो 2, और नीचे क्या आ जाएगा उन दोनों के पैरामीट्रिक सम, यानी कि 2/T1 प्लस T2। कोई बोले कैसे निकलेगा? वही y2 माइनस y1 लगाओ भाई, 281 माइनस 282 देख लो, निकाल के दिखा देते हैं, है ना। और नीचे आ जाएगा 81 स्क्वायर माइनस 282 स्क्वायर, ऐसे। तो ऊपर से आप देख सकते हो कि 2a इंटू T1 माइनस T2 आया, और नीचे आया a इंटू T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, दो फैक्टर्स T1 माइनस T2, T1 प्लस T2। ये गया, a गया, और अपने आप 2/T1 प्लस T2, है ना, 2/T1 प्लस T2। तो जब भी स्लोप की बात आएगी दोस्त 2/T1 प्लस T2 आपको याद रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। अब हम इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे, तब तक इसको लिख लीजिए।
देखिए एक छोटी सी ट्रिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब कभी भी ऐसा हो ना कि भाई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप आपको पता है, द स्लोप इज माइनस ए बाई बी, द स्लोप इज माइनस ए बाई बी। लेकिन कोई कहता है उल्टा कि भाई स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो लाइन के स्टार्टिंग के दो टर्म्स आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। आप इमीडिएटली लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक्स प्लस बी वाई। थर्ड टर्म आपको नहीं पता चलेगा, वो किसी एक्स्ट्रा कंडीशन से पता चलेगा। लेकिन जैसे ही आपको सिर्फ बोलता है ना कि स्लोप इज माइनस ए बाई बी, तो दो टर्म बिल्कुल फिक्स हो गए दोस्त, एक्स प्लस बी वाई। तीसरा टर्म आपको किसी और मीन के थ्रू कोई और चीज दी हुई होगी, उससे निकलेगा, है ना। तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि अगर ये लाइन है तो ये इसका स्लोप है। और कभी सोचो कि अगर स्लोप पहले दिया हो और आपको लाइन लिखना हो, तो आप इमीडिएटली दो टर्म तो यही लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई। तीसरा टर्म you will have to find it out through other information given in the question। जैसे अब हम यहां पे काम कर रहे हैं सेम लॉजिक के साथ, सेम ट्रिक के साथ, कि हमारे पास एक लाइन है जिसका स्लोप मुझे पता है 2/t1 प्लस t2, तो ये a हो गया, ये b हो गया, बट यहां माइनस साइन नहीं है दोस्त, है ना। तो जैसे अगर कोई बोलता है कि स्लोप a बाई b है साहब, तो मैं उसको कैसे लिख दूंगा, ax माइनस बी वाई प्लस लैम्डा। आप समझ रहे हैं, अगर स्लोप a बाई बी दिया हुआ है माइनस a बाई बी की जगह अगर माइनस a बाई बी है, तब तो यही लिखूंगा एक्स प्लस बी वाई। लेकिन अगर a बाई बी दिया हुआ है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस बी वाई। देख लो इसका स्लोप a बाई बी है, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है 2/t1 प्लस t2 स्लोप है सर, तो मैं बोल सकता हूं कि उस कॉर्ड का, याद रखने का तरीका बतला रहा हूं, उस कॉर्ड का स्टार्टिंग का दो टर्म बड़ा इजी है ना। ये ऐसे स्टार्टिंग के दो टर्म्स ऐसे आएंगे, 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू वाई। ये ट्रिक आप कहीं भी लगा सकते हैं, जब कभी भी आपको स्लोप दिया रहे तो आप इमीडिएटली ये दोनों लाइन दोनों टर्म्स लिख सकते हैं। तीसरा टर्म आपको निकालना पड़ेगा, तो या तो लैम्डा मान लीजिए और उसके बाद टर्म निकालिए, है ना। जैसे हम यहां पे क्या कर सकते हैं, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 मान के लैम्डा निकालने। जो आएगा मैं पहले आपको बतला देता हूं, फिर वो निकाल भी देता हूं कि कैसे आएगा। तो फाइनली जो कॉर्ड की इक्वेशन आएगी मेरे भाई, ऐसे आएगी। आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। अगर आपने स्लोप याद रखा तो दो टर्म आपको पक्के से याद हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही भूसा भरा है दिमाग में तब एक अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा भी आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो भूसा छट जाएगा, समझ में आएगा। आपको दो टर्म बिल्कुल ऐसे ही याद रहने चाहिए। और तीसरा टर्म आएगा दोस्त 2a_t1 t2। याद रखना बहुत अनिवार्य है, बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो फिर आप कोनिक से हाथ धो बैठेंगे, है ना। ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि दो टर्म याद रखने की विधि आपको बतला दी, और आगे आपको बस ये ध्यान रखना है 2a_t1 t2। आपको बोले सर कैसे आया होगा, तो सुनना, यहां तक आपको क्लियर था कि स्लोप अगर ये है तो लाइन ऐसी होगी, पक्की बात है, क्योंकि स्लोप इसका 2/t1 प्लस t2 है। लैम्डा निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट को सेटिस्फाई भी करेगी, मतलब 2a_t1 स्क्वायर माइनस t1 प्लस t2 इंटू वाई। वाई कितना है भैया, वाई है 2a_t1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यानी यहां से देखिए 2a_t1 स्क्वायर माइनस 2a_t1 मल्टीप्लाई होगा तो 2a_t1 स्क्वायर माइनस 2a_t1 t2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि ये गया, और यहां से लैम्डा की वैल्यू वही आ रही है जो मैंने अभी आपके लिए लिखी है, 2a_t1 t2। तो इस लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां रखिएगा तो यही वाली इक्वेशन बनेगी, है ना। तो यहां पे आपको मैं दोनों बातें याद रखने के लिए बोल रहा हूं। एक तो इस कॉर्ड का स्लोप 2/t1 प्लस t2 आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरा, जैसे ही याद हो जाएगा तो कॉर्ड की स्टार्टिंग के दो टर्म्स बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। और तीसरे टर्म में t1 t2 दोनों होना चाहिए, है ना। और यहां 2a टाइप की चीज रहेगी, या तो आप ऐसे याद रखिए सेमी लेटर सेक्टम इंटू t1 t2, है ना, सेमी लेटर सेक्टम इंटू t1 t2। बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा सॉल्विंग के वक्त कि हम बेसिक से निकाल के करेंगे, इट विल टेक टाइम। और मैंने तो फिर भी बहुत जल्दी आपको निकाल के बतलाया है। जब आप खुद से कीजिएगा तो आप इससे पता नहीं कौन सा मेथड यूज कीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको याद रहेगा नहीं बहुत समय तक, है ना। तो देख लीजिएगा, हाँ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन करोगे तो ही याद रहेगा। लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। वेरी गुड। आगे हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहे हैं, इसको भी याद रखना है। इफ दिस कॉर्ड passes through
c,0 ऑन द एक्सेस। अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस में वेरिएशंस रहते हैं या इस तरह के डेटाज रहते हैं कि भाई ये जो कॉर्ड है ये किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, मान लिया कि ये c,0 से पास कर रहा है, तो यहां पे एक रिजल्ट निकल कर आएगा। आपको क्वेश्चन में इस रिजल्ट को दोबारा से ट्राई नहीं करना है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट यूज करने वाले पार्ट में आना पड़ेगा, है ना, उसके लिए याद रखना जरूरी रहेगा। तो c,0 से आप देखिए कि ये कॉर्ड अगर आपका पास कर रहे हैं तो यहां पे बच्चों बनेगा 2c माइनस क्या बनेगा c,0 से, तो यहां 0 और प्लस 2a t1 t2 लास्ट वाला। ये y वाले टर्म का क्या हुआ दोस्त? तो भाई c,0 से पास कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 होने के कारण ये टर्म खत्म। तो 2c प्लस 2a t1 t2 इज 0, यानी t1 t2 दोस्त किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ c बाई ए। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रिजल्ट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई कॉर्ड जो t1 t2 को ज्वाइन करता है और पास करता है c,0 से, तो आप इमीडिएटली क्या लिख सकते हो? t1 t2 इक्वल टू माइनस c बाई ए। ठीक है, अगली चीज इसी में आगे बढ़ते हैं कि इफ द कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, इफ द कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो जाए, तो आप सभी परिचित इस बात से, फोकल कॉर्ड वैसी कॉर्ड को कहा जाता है जो फोकस से पास करे। फोकल कॉर्ड वैसे कॉर्ड्स को कहते हैं हम जो फोकस से पास करे, फोकस मतलब a,0 से। तो हमने बात की कि भाई c,0 से पास कर रहे हैं तो ये कंडीशन है, तो अगर वो फोकल कॉर्ड है तो c a के बराबर हो गया, है ना। तो इफ दिस कॉर्ड इज अ फोकल कॉर्ड, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू a एंड दैट इज t1 t2 इक्वल टू -1। यानी इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फोकल कॉर्ड के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप फोकल कॉर्ड के साथ डील कर रहे हैं, तो अगर इसको t1 बोलते हैं, आप इसको t2 बोलते हैं, तो t1 इंटू t2 कितने के बराबर होगा? -1। तो कभी भी सवालों में अगर आपके पास एक फोकल कॉर्ड दिया रहता है तो आपके पास इमीडिएटली एक कंडीशन आ जाता है, क्या? कि अगर आप इसको t1 बोलते हैं पैरामीट्रिकली, इसको t2 बोलते हैं, तो t1 t2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? -1, जो कि मैंने अपने लिखा है ना। देयरफॉर end points of focal chord can be taken as end points of focal chord can be taken as, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एंड पॉइंट जो है फोकल कॉर्ड का वो कैसे लिख सकते हैं? फोकल पॉइंट कॉर्ड कैन बी टेकन एज, है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड कैन बी टेकन एज। ठीक है ना, तो हम लोग बोले कि इस तरह का आप ले सकते हो। सुनना ध्यान से, अगर एक पॉइंट को t1 को t ले लिया, मान लिया आप लोग t1 को क्या ले लिया? t, तो t2 क्या हो जाएगा? -1/t, है ना। t1 को t लिया तो t2 हो गया -1/t, तभी तो t1 t2 -1 होगा। तो यानी अगर एक पॉइंट है बच्चों at² 2at, अगर t लिया है तो, है ना, तो दूसरा क्या होगा बताओ? क्योंकि अब एक का t लिया आपने तो at² 2at, दूसरा अगर -1/t है तो at² इसमें क्या बन जाएगा? a/t² और कॉमा -2a/t। ठीक है, तो यानी अगर फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज कभी भी आपको सवालों को हल करते वक्त जरूरत पड़ती है तो आप कैसे ले सकते हो? at² 2at एंड a/t² -2a/t, एंड यू नो द फैक्ट कि t1 t2 किसके बराबर होगा? -1 इन केस ऑफ फोकल कॉर्ड। लिख लिया हो तो बताइएगा। ठीक है, तो अब इस सेक्शन पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, prove that all chords of the parabola prove that all chords of the parabola subtending a right angle at the vertex prove that all chords of the parabola subtending a right angle at the vertex
passes through a fixed point. Passes through a fixed point, है ना? Find its coordinate. ठीक है, करके बताओ बच्चों। ओके चलिए डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल से है ना, बिल्कुल सही है गाइस, बहुत सही। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आपके पास एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना? यहाँ मिसिंग है लिखा हुआ, लेकिन आप मान के चलिए यही है। बहुत सारे सवालों में मेंशन नहीं होता है क्योंकि अज्यूम कर लिया जाता है कि यही पैराबोला के बारे में बात। तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला है ना, ये सबटेंड कर रहा है राइट एंगल एट द वर्टेक्स, है ना? जैसे यहां से 90 डिग्री बना रहा है ये, दिस इज सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स, है ना? तो बोला कि जो कॉर्ड होगा ये एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा, उसका कोऑर्डिनेट बता दो भैया। तो हमने बोला कि भाई इसको मान लीजिए आप 81 स्क्वायर 281, इस पॉइंट को आप 82 स्क्वायर 282 ले लीजिए। तो अगर आपने इन पॉइंट्स को 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282 लिया, ये पॉइंट तो 0 0 है। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है भाई, सोचिए आप। इस लाइन का स्लोप हो गया 2/T1, है ना? क्योंकि 0 0 और इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो ऑफ कोर्स 281 अपॉन 81 स्क्वायर दैट इज 2/T1। ऐसे इसका स्लोप क्या आ गया 2/T2। अगर ये कॉर्ड वर्टेक्स में 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसका ऑब्वियस मतलब हुआ कि 2/T1 इंटू 2/T2 इज इक्वल टू -1, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई T1 T2 -4 होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। T1 T2 -1 का मतलब हो गया कि T1 T2 फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी हुई। T1 T2 -1 हुआ, इसका मतलब हुआ कि T1 T2 फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी हुई। T1 T2 -4 हुआ, इसका मतलब T1 T2 ऐसे कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी हुई जो कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, जो कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, प्यार समझ लीजिएगा कि भाई कंफ्यूज मत होना। हर जगह T1 T2 -1 मत लगा देना, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं पढ़ने के बाद। T1 T2 -1 बिल्कुल क्लैरिटी से दिमाग में रखना है आपको कि ये एक फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज T1 T2 की बात हो रही है। लेकिन T1 T2 -4 हो तो ये एक ऐसे कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज के बारे में बात हो रही है जो कॉर्ड वर्टेक्स पे कितना सबटेंड करता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि T1 T2 -4 का मतलब क्या होता है, राइट? अब इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेते हैं भाई। तो कॉर्ड की इक्वेशन अभी भी बतलाई 2x - T1 + T2 × y और सेमी लेटस रेक्टम दैट इज 2a, और फिर दोनों का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। कॉर्ड T1 T2 ज्वाइनिंग है तो T1 × T2 ऐसा। अब बेटा T1 T2 -4 है तो उसमें अप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2x, और ये एक वेरिएबल संख्या है ना, -T1 + T2 × y इज अ वेरिएबल नंबर, चेंज होगा क्योंकि T1 T2 चेंज हो रहा है। और T1 T2 -4 है बच्चों, तो ये हो गया -8a। तो यानी इसको आप ऐसे सोचिए कि 2x - 8a एक लाइन हो गई L1, और ये पूरी चीज को आप लैम्डा मान लीजिए ना, वेरिएबल है। तो ये देखिए ये हो गया L1 + लैम्डा L2 = 0। मतलब क्या हुआ भाई कि अगर ये L1 + लैम्डा L2 = 0, मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस वाली कहानी होगी। और ये फैमिली ऑफ लाइंस किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा? तो L1 = 0 और L2 = 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो L1 0 करोगे तो x की वैल्यू 4a आ जाएगी, और L2 0 करोगे तो y 0 आएगा। मतलब ये किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा? यस गाइस, यू आर राइट, इट मस्ट बी पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट 4a, 0। यानी एक और लर्निंग आ गई। ये सब याद रखना है ना, ये सब ध्यान रखना है कि भाई अगर एक ऐसा कॉर्ड है जो वर्टेक्स में 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, सुनिएगा फिर से,
अगर एक ऐसा कॉर्ड है जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -4। अगर कोई कॉर्ड 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है वर्टेक्स पे, तो ये भी दिमाग में रखना है कि वो कॉर्ड 4a,0 से पास करेगा। वो कॉर्ड किस पॉइंट से पास करेगा? एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 4a,0, है ना, 4a,0। इसको हम होमोजेनाइजेशन से भी कर सकते हैं, करके दिखा देते हैं। बाकी लिख लिया हो तो डन कर दीजिए एक बार। इफ यू ऑल हैव रिटन तो इसको डन कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो बोलिएगा तो होमोजेनाइजेशन से भी एक बार करके देख लेते हैं बच्चों, है ना, मेथड 2 में। मेथड 2 में क्या कह रहे हैं हम लोग? होमोजेनाइजेशन से ट्राई करते हैं। होमोजेनाइजेशन से क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे ये 90 डिग्री है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने होमोजेनाइजेशन में बहुत करवाया आपको, है ना। तो हम लोग बोले इस लाइन की इक्वेशन को फिर से वही मान लेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी या mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन को क्या ले लिया? mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहां से याद कीजिएगा, हमने बताया था आपको कि पहले कांस्टेंट टर्म नीचे लाकर 1 की वैल्यू निकालनी होती है, याद कीजिए, है ना। कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाइए, डिवाइड कीजिए, है ना। और ये कर्व हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो याद है मैंने बताया था इस लाइन की मदद से इस कर्व को होमोजेनाइज करेंगे, यानी 2 डिग्री का बनेंगे। तो जैसे ही आप 2 डिग्री का बनाइएगा तो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर है ही 4x, और ये 1 डिग्री का है, तो उसको 2 डिग्री बनाने के लिए आप मल्टीप्लाइड बाई 1 करते हैं, जैसा कि होमोजेनाइजेशन सिखाया गया था। नहीं याद है तो दोबारा पलटिए, इसीलिए बोल रहा हूं मल्टीपल रिवीजन करने पड़ते हैं। बैठे रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो mx माइनस वाई अपॉन माइनस सी ऐसा आएगा। तो ये जैसे ही आप होमोजेनाइज करते हो, इसको इधर ले आओ, आप जैसे ही होमोजेनाइज करते हो तो ये जो इक्वेशन बनती है ये बन जाती है फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? पासिंग थ्रू ओरिजिन। कौन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बनती है? पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन हो गई। ये इन दोनों की क्या हो गई बच्चों? कंबाइंड इक्वेशन, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व। अब ये बोला ये 90 डिग्री है, तो याद है मैंने बताया था कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 90 है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, सॉरी वाई स्क्वायर दैट इज 1, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें से आएगा कितना? देखो 4am/c, एंड इसका सम 0 हो गया। ये क्या किया मैंने? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों किया मैंने? क्योंकि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां से देखिएगा 4am प्लस c। मैंने बताया था कि ये कंडीशन जब आ जाए तो फिर अब इस लाइन को पकड़िएगा और कांस्टेंट टर्म दोनों में सेम रखिएगा बच्चों। ये मैंने सिखाया था आपको फैमिली ऑफ लाइंस में, ये कांस्टेंट टर्म सेम है। तब आप देखिए इसको और इसको देखिए और सोचिए कि x की कौन सी वैल्यू रखूं और y की कौन सी वैल्यू रखूं कि ये कंडीशन जनरेट हो जाए कि कांस्टेंट सेम है। तो इधर फोकस मत कीजिए, बस अब आप यहां देखिए x को क्या रखूं। तो मुझे लग रहा है x को 4a रख दो आप, y को क्या रखूं? 0। तो जैसे ही 4a,0 रखिएगा तो ये 4am प्लस c बन जाएगा, यानी कि ये लाइन हमेशा 4a,0 से पास करेगी ही करेगी, है ना। एक तीसरा तरीका भी है लेकिन इसमें फॉर्चुनेटली बैठ जाता है, बट जनरल तरीका नहीं है, है ना। तीसरा तरीका ये है कि आपने देखा कि T1 T2 -4 हुआ, है ना। और मैं अगर सोचता, है ना, ऐसे मुझे पता नहीं कि वो फिक्स पॉइंट कहां है, लेकिन अगर सपोज कर लो कि अगर ऐसा लगता है कि भाई जो T1 T2 जो कॉर्ड है वो मान लीजिए c,0 से पास कर रहा है, T1 T2 कॉर्ड अगर c,0 से पास कर रहा है, तो अभी मैंने बताया था कि T1 T2 माइनस c बाई ए होगा। तो यहां से देख सकते हो कि c की वैल्यू 4a आ जाएगी। मतलब यहां से ये समझ में आ जाएगा कि वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो 4a,0 ही होगा। लेकिन यहां पे बेटा क्या है कि किस्मत है कि वो फिक्स पॉइंट एक्सिस पे है। अगर वो फिक्स पॉइंट एक्सिस पे नहीं होता तो ये वाला मेथड अप्लाई नहीं हो पाता। लेकिन यहां पे फॉर्चुनेटली क्या है कि वो फिक्स पॉइंट एक्सिस पे है, तो आप T1 T2 -4 भी होता है, और मान लीजिए कि अगर c,0 से कॉर्ड पास कर रहा है तो T1 T2 -c बाई ए भी होता है। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4a। तो अगर सारे लॉजिक क्लियर है तो यस लिख दीजिए, और लिख लिया हो तो डन कर दीजिए।
तो ये भी एक फॉर्चुनेटली एक मेथड कंसिडर कर सकते हैं आप, लेकिन ये इसमें बस ये कि फिक्स्ड पॉइंट जो है वो एक्सिस पे इसलिए बैठ गया, नहीं तो फिर मुश्किल है। तो देख लीजिएगा, अगर कोई चीज भूला भूला सा लग रहा हो तो जरूर रिविजन्स कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A circle and a parabola y square equal to 4ax intersect in 4 points। कोई भी रैंडम सर्कल हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि आप 0 0 सेंटर वाला ही लें, है ना, रैंडम ही लेना चाहिए आपको। A circle and a parabola y square equal to 4x intersect in 4 points। Prove that algebraic sum of ordinates of the 4 points is 0। है ना, ये इजी पार्ट है। also prove that the line joining one pair of these 4 points and the line joining the other pair are equally inclined to the axis। Next question is LOL dash and MOM dash are two chords of the parabola y square equal to 4ax with vertex A passing through a point O on its axis। Prove that the radical axis of the circles described on LL dash and MM dash as a diameter passes through
द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। है ना, LO L' and MO M' are two chords of the parabola y square equal to 4x with vertex A passing through a point O on its axis. Prove that the radical axis of the circles described on LL' and MM' as diameter passes through the vertex of the parabola। है ना, एक और सवाल लिखना है मेरे को, तो अगर यहाँ तक लिख लिया हो तो डन कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो अभी अपलोड करेंगे तो वहां से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट on the axis of any parabola y square equal to 4ax, y square equal to 4ax, there is a certain point k, certain point मतलब fixed point है ना, certain point की जगह मैं fixed point लिख देता हूँ, there is a fixed point k which has the property that if a chord PQ of the parabola be drawn through it, then 1 upon pk square plus 1 upon qk square is same for all positions of chord। is same for all positions of the chord, है ना। इसको भी लिख लीजिएगा। इन तीनों सवालों को हम लोग अगली क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, अगर लिख लिया होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने याद हो तो हम लोगों ने एक पढ़ा था सेक्शन, फिर से सर्कल एंड लाइन, याद कीजिए, सर्कल में पढ़ा था लाइन एंड सर्कल, वैसे ही हम लोग यहां पे भी देख रहे हैं लाइन एंड पैराबोला। तो आई होप आप सब बच्चों ने लिख लिया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर रहे हैं, लाइन एंड पैराबोला। फिर से हम करीब करीब उस तरह की सिचुएशन को डील कर रहे हैं जैसा हमने सर्कल में डील किया था। लाइन एंड सर्कल की जगह लाइन एंड पैराबोला, है ना। तो लाइन ऑफ कोर्स हम लोग वही लेकर चलेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी, और पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड वाला ही रहने वाला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो आप समझ सकते हैं कि देयर कैन बी 3 पॉसिबल सिचुएशंस। देयर कैन बी 3 पॉसिबल सिचुएशंस। एक तो पर्टिकुलर सिचुएशन ये हो सकती है कि जो लाइन है वो पैराबोला के बाहर से ही निकल जाए, ऐसा। फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई जो लाइन है वो पैराबोला के ऊपर टेंजेंट हो जाए, एक इस तरह की सिचुएशन बनती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइन है वो इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना। तो हमने यही तीनों चीजें देखी थी सर्कल के केस में भी, कि सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रहा हो, सर्कल पे टेंजेंट हो, या फिर लाइन जो है वो सर्कल के बाहर से चला जाए। टेंजेंट वाले में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंडीशन था कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, है ना, बट यहां पे ऐसा कुछ भी हाथ में नहीं है।
कि भाई फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस, रेडियस तो पैराबोला का क्या ही डिफाइन कर लोगे, है ना, या लेटर सेक्टर, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होने वाली है। यानी यहाँ पे हमें टोटली रिलाई करना पड़ेगा सॉल्विंग इक्वेशन पे। तो आप समझिएगा कि वो जो फैसिलिटी ना कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन इक्वल टू रेडियस कर लेते थे, उससे पता कर लेते थे कि भाई वो टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या बाहर से निकल गया है, वैसी कोई फैसिलिटी यहां नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इस पैराबोला को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट एन इक्वेशन लाइक दिस कि भाई एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा बनेगा। और यहां से जब इसको आप ओपन कीजिएगा तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा बनेगा। इसको जब आप इधर लाइएगा तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स cm माइनस 2a इंटू एक्स, एक्स के साथ क्लब कर लीजिए इसको, है ना, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये देख लीजिए। तो हम लोग हो सकते हैं क्या, सिंपल सिंपल सुनिएगा ध्यान से, कि ये एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। इस क्वाड्रेटिक की जाहिर सी बात है कि दो रूट्स होंगे x1 x2। तो ये जो क्वाड्रेटिक बना है इसके रूट्स x1 x2 हैं, तो ये कौन से पॉइंट की बात हो रही है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, अगर इसका x कोऑर्डिनेट x1 है तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 होगा। इसी की तो बात होगी, इसी की तो बात होगी। आप फिर से सोचिए, आराम से सोचिए, समझते हुए सोचिएगा कि हमने बोला साहब कि ये लाइन और ये सर्कल है, मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट तक पहुंचेंगे। यानी कि अगर लाइन ऐसी है जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके दो रियल रूट्स अगर आ रहे हैं x1 x2, इस इक्वेशन के दो रियल रूट अगर आ रहे हैं x1 x2, तो एक इसका रूट होगा, एक इसका रूट होगा। बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है ना। तो यानी इसके डिस्क्रिमिनेंट पे चीजें डिपेंड करेंगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तभी तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालो आप। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो यहां पे आएगा 4 इंटू cm माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 ac में m स्क्वायर c स्क्वायर, देख लो आप। तो मेरे ख्याल से 4 कॉमन इधर ओपन कीजिए, c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, देख लो आराम से देख लो, है ना, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8amc, और 4 कॉमन लिया है तो m स्क्वायर c स्क्वायर। तो आप देखो बच्चों, ये गया, ये गया, और यहां से एक और 4 बाहर आ रहा है तो 16, और एक a भी बाहर आ रहा है तो a माइनस 2 mc, नहीं 4a स्क्वायर, नहीं नहीं माइनस 8 नहीं है दोस्त, ये माइनस 4amc है, सॉरी, है ना, ये ऐसा है, सॉरी देख लेना, सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc ऐसे। तो यानी यहां से अब ठीक है, अब ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, a माइनस cm, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना, ऐसा आएगा। अब यहां पे तीन केसेस बनेंगे, है ना, तीन केसेस बनेंगे। पहला केस, अगर d पॉजिटिव हो तो d पॉजिटिव में आपको पता ही है कि सीकेंट बनेगा, क्योंकि दो इंटरसेक्शन आएंगे, दो इंटरसेक्शन में आएंगे तो यानी कि ये लाइन बहुत ऑब्वियस है कि दो पॉइंट पे काट रही है, मतलब सीकेंट है। दूसरा केस, d जब जीरो हो जाए, तो ऑफ कोर्स जब d जीरो होता है तो एक ही इंटरसेक्शन आएगा और उसको हम टच कहेंगे, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में लाइन क्या बन जाएगी बच्चों, टेंजेंट। नहीं समझ में आया तो बताइएगा। और लास्ट केस, जब d लेस देन जीरो है तो कोई रियल इंटरसेक्शन नहीं होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे लाइन पासेस फ्रॉम आउटसाइड द पैराबोला। चेक कर लो, अगर कोई चीज अभी तक नहीं समझ में आई हो, कोई कैलकुलेशन एरर हो या कुछ दोबारा रिपीट करना हो कोई पार्ट, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि भाई d पॉजिटिव, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0 पे क्या हो रहा है। तो अब हम टेंजेंट वाले कंडीशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।
ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं दोस्तों, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो आपको पता चल ही गया कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब क्या हो गया कि d हैज टू बी 0, और d को जब 0 करोगे तो 16a इंटू a माइनस सी एम इज 0, तो ना तो 16 0 हो रहा है ना तो a 0 हो रहा है, तो a माइनस सी एम इज 0 यानी a इक्वल टू सी एम, यानी कि c इक्वल टू a बाई एम आएगा। तो बच्चों ये भी अपन को समझ में आना चाहिए कि जब c a बाई एम के बराबर होगा तो लाइन टेंजेंट हो जाएगा। कौन सी लाइन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर c किसके बराबर हो जाए? a बाई एम। अगर c क्या हो जाए? a बाई एम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, दिस लाइन टचेस y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। आप समझ गए कि c जब a बाई एम है तो कौन टच कर रहा है? द लाइन टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देख लीजिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, है ना। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। जैसे याद कीजिए जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे टेंजेंट की बात करते थे स्लो फॉर्म में, तो हालांकि तो मैंने बोला था याद करने के लिए, बट पता नहीं कितने बच्चों ने याद किया है। टेंजेंट की इक्वेशन होती थी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां पे वही स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट है ये। लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू 4x में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी दोस्त? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, प्लस क्या होगी? ए बाई एम। लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा, और नहीं तो लिख लीजिए फटाफट। वेरी गुड। अब हम लोग इसमें एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं जो हम पहले भी डिस्कस किया था सर्कल में भी, है ना। उसको मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूं ना, यहां डिस्कस कर लेता हूं। थोड़ा डायग्राम भी बना हुआ है, आप चाहें तो दोबारा बना लीजिए, है ना, आप चाहें तो दोबारा बना लीजिए। लेंथ ऑफ कॉर्ड, किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाई द पैराबोला बाई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x बाई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऑन लाइन, ऑनलाइन मतलब ऑन द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हालांकि सर्कल में भी इस तरह की चीज हम डिस्कस करते थे कि भाई एक सर्कल है वो कितना इंटरसेप्ट काटेगा लाइन पे, है ना। तो वैसी ही कोई चीज हम यहां भी डिस्कस कर रहे हैं कि एक जो लाइन है वो कितना इंटरसेप्ट, सॉरी एक जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x वो कितना इंटरसेप्ट काटेगा ऑन द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी अल्टीमेटली आप सोचोगे ना दोस्त, तो आपको a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यही लाइन मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लिया, यही लाइन मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लिया, और पैराबोला तो आपको पता ही है। तो यानी मुझे ये ए बी डिस्टेंस चाहिए, है ना, ए बी डिस्टेंस चाहिए। सुनेंगे ध्यान से। अच्छा, ये जो ए और बी पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, इस लाइन के भी पॉइंट है और इस पैराबोला के भी पॉइंट है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये ए और बी कॉमन पॉइंट्स हैं तो हम को पता है कि ए का एक्स कोऑर्डिनेट हमने जैसे अभी x1 लिया था, ए का एक्स कोऑर्डिनेट हमने x1 लिया था, तो y कोऑर्डिनेट हम लाइन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन के हिसाब से क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? लाइन के हिसाब से mx1 प्लस सी, ये इजी वे है। पैराबोला के हिसाब से आपने अगर y कोऑर्डिनेट पकड़ा तो बहुत ही गंदा जाने वाला है ना, प्लस माइनस रूट अंडर में कुछ आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सुनेंगे ध्यान से, कि इस लाइन के ऊपर भी a पॉइंट है और इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहां x1 रखा तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे अगर ये x2 है तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया mx2 प्लस c। तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ए बी डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकलेगा, ए बी डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकलेगा। देखिएगा, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस mx1 प्लस सी माइनस mx2 माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखो c कट जाएगा, और यहां पे जब इसको दोबारा लिखोगे ना बॉस, तो ये बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, ध्यान से देखना, अब ये c कैंसल आउट हो चुका है तो ये m बाहर आ जाएगा, दैट इज m स्क्वायर, और अंदर फिर से यही बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तब आप अगर ध्यान से देखिएगा
तो दिस इज नाउ रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ x1 माइनस x2। तो हम लोगों ने जब लाइन के हिसाब से लिया है तो ही ये सिंपल पड़ा है, नहीं तो ये बहुत लेंदी जाने वाला है, फिर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमने x1 mx1 प्लस सी, x2 mx2 प्लस सी लेकर दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, c कट गया, mx1 माइनस mx2 का होल स्क्वायर में से m निकाल लिया, m स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर पूरा कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर और इनटू दिस। तो ये x1 माइनस x2 का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट, इसका, इस इक्वेशन क्या है बच्चों? डिफरेंस ऑफ रूट। इसका क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट। तो भाई अगर इसका डिफरेंस ऑफ रूट निकालोगे तो क्या आएगा? बताया था ना, रूट डी अपॉन मॉड ए, है ना? क्या आएगा? रूट डी अपॉन मॉड ए। तो यानी कि दिस इज रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट डी। रूट डी आओ, तो रूट डी अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो अभी मैंने निकलवाया है रूट डी, डी ये है, तो रूट डी कितना हो जाएगा? 16a, अरे 16a इंटू ए माइनस सी एम, और रूट डी अपॉन मॉड ए है ना, ध्यान रखिएगा मॉड ए। तो मॉड ए यहां देखिएगा क्या है? मॉड ए यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो मॉड ए किसके बराबर है? एम स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिए आप, यहां तक पहुंच गए थे मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ये हो गया डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो डिफरेंस ऑफ रूट कैसे होता है? रूट डी बाई मॉड ए। रूट डी यहां से ले लिया, मॉड ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये बन गया। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिएगा ना बॉस, तो ये बनेगा 4 बाई एम स्क्वायर। हाँ बोलोगे 4 कहां से आ गया सर? 16 को बाहर निकालिए स्क्वायर रूट से, यही आएगा रूट अंडर ए इंटू ए माइनस सी एम इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बनेगा। ये है आपका लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, है ना? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। याद करने की पूरी कोशिश करनी है इसको, है ना? याद हो नहीं हो एक अलग बात है, बट कोशिश अपनी तरफ से पूरी करनी है। याद हो जाए तो बेटर है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल अब बहुत कम आते हैं, बट बहुत बार हो सकता है यूज पड़ जाए, और नहीं तो उसको देख लो, इस कैलकुलेशन को करने में हालत खराब हो जाएगी अगर कभी भी लेंथ ऑफ कॉर्ड से रिलेटेड सवाल आता है तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का डन आ गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना? इसमें बस एक चीज और बची हुई है जो अभी करके अपन फाइनल कर लेते हैं इसको, है ना? है ना? एक चीज और कंप्लीट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड inclined at an angle theta। ठीक है ना? तो हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, और इसको भी एज ए फॉर्मूला आपको बच्चों दिमाग में रखना है कि लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं जो इंक्लाइंड है कितने एंगल पे? थीटा पे। तो अगर आप इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा की बात करेंगे तो इस तरह का कुछ सीन होगा, और हमने बोला कि भाई फोकल कॉर्ड है तो a,0 से पास करेगा, और इसका इंक्लिनेशन कितना है? एंगल कितना इंक्लाइंड है? थीटा। ठीक है ना? अभी तक हम इस लाइन को क्या लेते चल रहे थे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों अगर मैं इस लाइन को अभी तक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेके चल रहा था तो m tan थीटा हो गया, फिर m tan थीटा हो गया, है ना? क्योंकि हमने बोला क्या कि ये जो कॉर्ड है फोकल कॉर्ड वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा पे। इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, सोच लीजिए, है ना? ये लिखा हुआ है। तो अगर ये a,0 से और पास कर रहा है तो y की वैल्यू 0 और एम ए प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई दोस्त माइनस एम ए। माइनस एम ए मतलब माइनस tan थीटा इंटू ए, है ना? और अभी हमने देखा था लेंथ, तो हम लोग बोले कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा फिर? 4 अपॉन एम स्क्वायर। एम स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, 4 अपॉन एम स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए इंटू ए माइनस सी एम, ए माइनस सी एम, है ना?
देखो ना a इंटू ए माइनस सी एम, तो हम लोगों ने c की वैल्यू मैंने ली है माइनस टेन थीटा इंटू ए, है ना, तो माइनस सी एम करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन थीटा इंटू ए, ये माइनस सी हो गया, a माइनस सी एम, तो m मतलब फिर से टेन थीटा, समझ रहे हो। तो हम लोगों ने क्या कि ये हो गया आपका, है ना, माइनस साइन की जगह माइनस सी अपन ने डाला है, तो c की वैल्यू हो जाएगी विथ माइनस साइन, और ये वैल्यू हो गई आपकी m, ठीक है, इंटू इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखें, ये समझ में ना, माइनस का प्लस हो गया यहां पे, तो नाउ दिस इज रूट अंडर, देखना a इससे कॉमन आएगा ए स्क्वायर, और यहां देखिएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर से बगल में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे दोस्त, तो ये बनेगा 4a, है ना, और ये जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है उसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के बाहर भी सेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये दो बार आया है, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैलकुलेशन अगर नहीं भी समझ में है तो उसको भूल जाइए, आप बस इसको याद कर लीजिए, 4a cosec स्क्वायर थीटा। तो कभी भी आप फोकल कॉर्ड के साथ डील कर रहे हैं और फोकल कॉर्ड के लेंथ के साथ आपको काम पड़ रहा है, तो आप लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या यूज करने वाले हैं दोस्त, 4a cosec स्क्वायर थीटा। यकीन मानिए ये सब आपको एग्जामिनेशन टाइम में अगर आपको लग रहा है कि आप निकाल के कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल विश्वास नहीं है, आपको तो अपने ऊपर पता नहीं कितना विश्वास है, बट मुझे भी विश्वास नहीं है कि इतना आप निकाल पाइएगा, है ना। तो अभी बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा कौन क्या लिख दिया सर ने कहां पे, है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक तो माइनस का यूज हुआ है, c इक्वल टू हमने माइनस टेन थीटा इंटू ए यूज किया है, बीच में माइनस था तो इसलिए प्लस हो गया है, और इस तरीके से निकला है, तो कुल मिला के क्या आएगा 4a cosec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आराम से देख लीजिए, है ना, कोई डाउट हो तो बताइए। डन है गाइस, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें देख लीजिएगा, 3 सवाल हैं आज आपके लिए इधर, और मैंने सर्कल में से पूरा होमवर्क दिया हुआ है ऑलरेडी, आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अगली क्लास में सर्कल की पूरी शीट हम डिस्कस करेंगे, है ना, और इन तीनों क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और फिर पैराबोला में जो भी होगा आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सर्कल कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास से फिर हम पैराबोला का भी आपको होमवर्क इंक्लूड करने लग जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, एनफ समय दे दिया है मैंने, 2-3 बार दे दिया है सर्कल के लिए समय। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।